सुबह पूजा आराधना के लिए उठा तो दरवाजा खोलकर बाहर आया, लेकिन दरवाजे के तरफ सिमटी बैठी स्नेहा पर निगाह जा ठहरी। वह वहीं बैठे बैठे सो गई थी। राजनाथ ने आगे बढ़ते जल्दी उसका सर सीधा किया जो एक तरफ ठलका हुआ था। उसे हल्का हल्का बुखार हो रहा था। राजनाथ को खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसे बाहों में उठाए वह रूम में लाया और बिस्तर पर लिटाया था। उस पर कंबल उड़ा दिया। गहरा सांस भरते वक्त देखते सुबह नहा धोकर मंदिर में जल चढ़ाने चला गया, जबकि वह बुखार में तप रही थी। आनंद अंकल का 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दी थी। वह उस 1 हफ्ते में राजनाथ के साथ रोजाना हॉस्पिटल जाती। बाप की सेवा करती राजनाथ उसके बिल्कुल साथ साथ था। उस रात की कोई बात दोबारा राजनाथ ने नहीं दोहराई और ना ही स्नेहा ने। दोनों को अब आनंद की बहुत फिक्र लग रही थी। और फिर ऑपरेशन का दिन भी आ गया। हिंदुस्तान में भी सबको बता दिया गया। सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। ऑपरेशन के दिन वह सारा वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी सोचों में डूबी हुई थी। पापा को कुछ हो गया तो वह उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उसके सामने वह औरत दिखाई दी, वही शान शौकत, वही नखरीला अंदाज, लेकिन कदमों में लड़खड़ाहट, चेहरे पर परेशानी, आंखों में नमी। चीख चीख कर कह रही थी कि वह अपने पति की बीमारी की खबर सुनते यहाँ पहुंची है। और उनके साथ राजनाथ को देखते स्नेहा के दिल में गुस्से की टीस उठी थी। जिस तरह वह उसके पिता का ख्याल रख रहा था, स्नेहा के दिल में अपनी जगह बना रहा था। पर अब उसे अपनी इस जारी मां के साथ देखा तो एक बार फिर से नफरत ने उसे घेर लिया। वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपने पति को देखने के लिए खड़ी हुई थी। फिर वह रोते हुए एक बेंच पर बैठ गई। स्नेहा अपनी जगह बुत बनी खड़ी रही। हौसला रखिए, वह ठीक हो जाएंगे। राजनाथ ने उसके पास बैठे उनके कंधे पर हाथ रखते थपकी दी। वह उसके कंधे पर सर रख गई और रोते हुए सरना में हिलाया। ना जाने क्यों स्नेहा को यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कैसे वह राजनाथ के कंधे पर सर रख सकती है? और राजनाथ ने उन्हें अपना कंधा भी दे दिया। वह पहली बेटी थी जो उसकी इस तरह के व्यवहार पर जल रही थी और अपना मुंह फेर लिया था। स्नेहा अपने पीछे उनकी आवाज सुनती चौंकी और जरा सा पलटी। मेरी बच्ची, वह रोती उसे अपने सीने से लगाने को तड़पी थी। आगे बढ़ी कि स्नेहा 4 कदम उनसे दूर हुई। उसका चेहरा बिल्कुल बौखलाया हुआ था। वह थम गई। उन्हें अपनी बेटी के चेहरे पर वह तड़प दिखाई ना दी जो उनके दिल में थी। स्नेहा, उन्होंने उसे फिर से बुलाया तो स्नेहा नफरत से अपना मुंह फेर गई। उसने उससे बात करना भी गवारा ना किया। कल्पना ने पलटकर राजनाथ को देखा तो उसने तसल्ली दी। उन्हें वापस बिठा दिया। अभी गुस्सा है, थोड़ा वक्त दो, ठीक हो जाएगी। मुझे गुस्सा नहीं राजनाथ, मुझे उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत दिखाई दी है। वह मुझसे नफरत करती है। हिचकियों से रोती बोली, जब सारी सच्चाई जानेगी तो खुद ब खुद आपसे माफी मांगेगी। वह अभी बहुत आराम से उन्हें तसल्ली दे रहा था। फोन पर हिंदुस्तान से आई कॉल अटेंड करने के लिए वहां से उठता बाहर आ गया। कुछ वक्त के बाद कल्पना स्नेहा के पास बैठी। उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह दूर हटी। दूर रहो मुझसे, वे एकदम गुस्से से चिल्लाई थी। अंदर से आते राजनाथ ने अपने होठ भीए। उसकी ऊंची आवाज सुनी, हद में रहो, हॉस्पिटल में जुबान को कंट्रोल में रखो। उसके पास होता गुस्सा करते धीरे से बोला, इनसे कह दीजिए कि यह मेरे पास ना आए वरना मैं खुद को कुछ कर लूंगी। वह गहरी सांस भरते इस वक्त अपने आप में नहीं लग रही थी। ओके, रिलैक्स, नहीं आएगी वह तुम्हारे पास, यहाँ बैठो आराम से। वह उसे तसल्ली देता एक तरफ बैठा दिया। उसका हाथ उसे उस वक्त बहुत ज्यादा गर्म लग रहा था। राजनाथ ने उसका माथा चेक किया, गर्दन देखी और महसूस किया, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, उठो जल्दी डॉक्टर को चेक करवाओ। घर चले, मुझे कहीं नहीं जाना। जब तक पापा का ऑपरेशन नहीं हो जाता मुझे कहीं नहीं जाना। वह जिद्दी लड़की फिर से जिद लगा चुकी थी। आंखों में नींद थी, चेहरे पर थकन थी, दिल में बस एक ही प्रार्थना, पापा ठीक हो जाए। करीब 5 से 6 घंटे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए। राज उनको पुकारा। स्नेहा भी धीरे से 1 कदम उठाती पास आई। मेरे पापा, उसकी आवाज कांप रही थी।
डॉक्टर ने मास्क नीचे किया, हल्का सा सांस लिया। आपके पापा बहुत किस्मत वाले हैं। हमने कामयाबी से ट्यूमर निकाल दिया है। स्नेहा की आंखों में नमी तैर गई। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। वह थर-थर कांप रही थी, आंखें नीचे, लेकिन अभी वह आईसीयू में ही थे। कम से कम 6 से 7 घंटे बाद ही होश में आएंगे। उस बीच हम उनका बीपी, ऑक्सीजन और यह सब मैनेज करेंगे। उनकी बात सुनते स्नेहा की टांगों से जैसे जान निकल गई। राजनाथ ने जल्दी उसे संभाला। बुखार की हद बढ़ रही थी। राजनाथ ने उसे अपने साथ लगाया। राजनाथ बेटा, तुम इसे घर ले जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी आंटी, आप भी घर चलिए। नहीं, मैं यहीं रहूंगी उनके पास। मेरी फिक्र ना करो, तुम्हारी आंटी ने इतनी ठोकर खाई है, अब बहुत मजबूत हो गई है। तुम जाओ, उसे ले जाओ। कुछ खाकर मेडिसिन लेकर रेस्ट करेगी तो शायद ठीक हो जाएगी। वह स्नेहा के चेहरे को प्यार से छूने लगी कि वह आंखें नीचे ही राजनाथ के सीने में मुंह छुपा गई, जैसे वह बताना चाह रही हो कि राजनाथ मेरा है और पापा भी मेरे हैं, हमसे दूर रहिए। वह बोली तो नहीं, लेकिन एहसास ही दिला रही थी। मेरा फोन नंबर आपके पास है, कोई भी समस्या हो, किसी चीज की भी तुम्हें जरूरत हो, मुझे जल्दी कॉल कर लेना। वह उन्हें बताता स्नेहा को लेकर बाहर गाड़ी में बैठा। गाड़ी रोड पर डाल चुका था। अपने दोस्त प्रशांत को भी कॉल कर चुका था, वह अस्पताल पहुंच जाए। वह हमेशा हर मौके पर उसका साथ देता था और स्नेहा की आंखें बंद थी और उसके दिमाग पर उस वक्त हथौड़े बरस रहे थे। जरा सी आंखें खोलकर देखना चाहा। राजनाथ के मजबूत हाथों पर निगाह जा ठहरी। उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। उसके सफेद हाथ पर उसकी निगाहें बार बार जा रही थी। एक दिन इसी हाथों पर उसने छड़ी मारी थी। उसका दिल उससे नफरत में हुआ था। यह सब सोचते सोचते वह घर आ गया था। वह उसे अपनी बाहों में भर गया, अंदर लाया, मैडम को अपने पापा के लिए बुलवाया उनकी देखभाल करने के लिए, और यह खुद ही बीमार होकर बैठ गई है और अब अपनी सेवा करवाने लगी है। तुम मत करो सेवा, जाइए अपनी आंटी के पास। वह जो उसे बिस्तर पर लिटा रहा था उसकी बात सुनते थमसा गया। वह तुम्हारी भी कुछ लगती है। कुछ नहीं लगती मेरी, वह सब मतलब के है। मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी। आप मुझे हॉस्पिटल से क्यों लेकर आए? वह मेरे पापा को कुछ कर देगी। पागल हो गई हो? वह पत्नी है उनकी, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है उनसे। राजनाथ ने उसे टोका। झूठी औरत सिर्फ खुद से प्यार करती है, उन्हें सिर्फ अपनी जीत प्यारी है। वे बैठ के सिरहाने से टेक लगाते अपना सर थाम गई। वह चुप से बाहर जाता उसके लिए खाना ट्रे में ले आया। मुझे भूख नहीं है, मैं नखरे उठाने वालों में से नहीं हूँ। तुम खाना खाओ, मेडिसिन लो और ठीक हो जाओ। अगर पापा के पास जाना है तो वह उसे धमकी दे रहा था। भूख से उसकी तबीयत बेहाल हो रही थी, इसलिए बिना नखरा किए खाना खा लिया। खाना खाते उसमें कुछ एनर्जी सी आई। पकड़ो यह दवाई, उसे दवाई दे रहा था। खाना खिलाया, बस वही बहुत है, मुझे कोई दवाई नहीं खानी। वह मजे से पीछे होकर लेटती कंबल ओढ़ने लगी। वह थोड़ी देर सोना चाह रही थी, फिर उसे अपने पापा से मिलने जाना था। स्नेहा, मैं बहुत आराम से कह रहा हूँ, दवाई खा लो। उसके पास होता जरा सा झुक कर बोला, नहीं लेती। वह भी जिद लगाकर बैठ गई। बुखार में पूरा जिस्म तप रहा था, लेकिन जिद से पीछे हट जाए यह बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। चुपचाप ले लो, फायदे में रहोगी, वरना मैं फिर अपने तरीके से खिलाई तो फिर शिकायत मत करना। वह उसे लास्ट वार्निंग दे रहा था। अच्छा कर लो जो करना है, मैं देखती हूँ आप बड़े जिद्दे हैं या मैं। वह उसे चैलेंज कर गई, जबकि राजनाथ उसे देखता गुस्से में घूंट भर गया। दवाई अपने हाथों के बीच रखी। स्नेहा को समझ ही नहीं आई कि वह क्या करने वाला है। अगले ही पल वह उस पर झुकता, उसकी कमर पर हाथ डाले, उसे जरा सा ऊपर को उठाता, बेड के सिरहाने से टेक लगवा गया था। उसको जबड़े से थामे उसके होठों को ऊपर करता, उस पर झुका, दवाई उसके मुंह में डालता, साथ ही मुंह में रखा पानी उसके मुंह में उड़ेल दिया।
स्नेहा ने उल्टी करनी चाही लेकिन राजनाथ ने उसके होठों को अपने होठों में लॉक कर लिया। उस पर झुकता चला गया। मजबूरन स्नेहा को वह दवाई गले से नीचे उतारनी पड़ी। अपनी जीत पर वह पीछे होता। अब उसे घूर रहा था जैसे वह जीत गया हो। जो गहरी सांस भरती उसे ही घूर रही थी। कैसा लगा मेरा अंदाजा? जरूर अब कभी चैलेंज नहीं करोगी, वह उसे समझाते कहता पीछे हट गया। जबकि वह मुंह तक कंबल लेती उसमें छुप गई थी। लाइट ऑफ करता हुआ वह भी नहाने चला गया। उसे सोए करीब 3 घंटे हो गए थे। एकदम से उसका दिल घबराया। वह कंबल हटाती उठ बैठी। उसका पूरा जिस्म पसीने में भीग रहा था। कपड़े तक भीगे हुए थे। उसके जिस्म के साथ उसके कपड़े चिपके हुए थे। उसने बड़ी मुश्किल से उठते एकदम लाइट ऑन की और अलमारी से अपना ड्रेस निकालती बिस्तर तक आई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह बाथरूम में जाकर ड्रेस चेंज कर लेती। वहीं बैठे बैठे उसने अपनी शर्ट उतार दी। तभी दरवाजा खुलने पर राजनाथ सीधा अंदर दाखिल हुआ। उसे इस हालत में देखता वहीं थम गया। स्नेहा उसे यूं बेधड़क अंदर आता देख अपनी होश की दुनिया में वापस लौटी। जल्दी से खुद को ढकना चाहा, जबकि राजनाथ अपना मुंह फेर चुका था। आप जिधर दिल करता है मुंह उठाकर आ जाते हो, वह रोते हुए बोली। जल्दी से चेंज करो, हॉस्पिटल भी जाना है। मैं तो तुम्हारा बुखार चेक करने आया था। तुमने तो अपने जिस्म का खुद दीदार करवा दिया, तो मैं क्या करूं? वह भी एक तरफ गर्दन तिरछी किए बोली थी। आप आने से पहले दरवाजा नोक करके आ जाते। वह 2 टुक जवाब देता। अब बाकायदा उसके तरफ मुड़ा। वह अभी तक अपनी शर्ट हाथ में थामे मुंह खोले उसे अपनी तरफ आता देख रही थी। पत्नी हो मेरी, मैंने शादी की है तुमसे, तुम्हें देखने का मेरा पूरा हक है। उसकी आंखों की ताक को देखते स्नेहा ने खुद पर पूरा कंबल किया और मुंह छुपा लिया। प्लीज बाहर जाइए, मैं चेंज करके आ जाती हूँ। एक शर्त है। वह उस पर झुकता उसके पीछे बेड से टेक लगा गई। अस्पताल जाकर मम्मी से कोई बदतमीजी नहीं करोगी। वह उसे समझा रहा था और वार्निंग दे रहा था उस औरत के लिए जिसे वह देखना भी नहीं चाहती थी। आप मुझे धमकियां मत दो, मैं डरती नहीं आपसे। और उस औरत से मम्मी है, तुम्हारी तमीज से नाम लो उसका। राजनाथ ने उसे टोका। मुझे उससे कोई संबंध ही नहीं रखना, समझे आप? और हाँ, दूर हटो मुझसे। वह मुंह बनाते पीछे हटने लगी। लगता है उस दिन का काटा हुआ भूल गई हो। उसके गर्दन को देखते उस दिन को याद दिलाने लगा। स्नेहा वह पल याद करती झुलस गई थी। अब अगर यूं दोबारा आपने ऐसी हरकत की तो बदले में आपको भी वही सब मिलेगा। इस बार भी गुस्से से बोली थी। तुम फिर मुझे चैलेंज कर रही हो। एक ही पल में राजनाथ की आंखों में खुमारी उभरी थी। दूर हटिए। स्नेहा का जिस्म कांप उठा, सांस भारी हो गई। तभी वह दिल की बात करता। उसके बालों में हाथ डाले। उसकी साफ मुलायम गर्दन पर झुकता हुआ बिल्कुल पागल हो गया था। वह धीरे से उसके गर्दन को होठों में भरता। एकदम उस पर दांत गड़ा गया। स्नेहा जरा सी सिसकी थी। उसे पीछे हटाना चाहा। उसके कंधे पर नाखून गाड़ गई। राजनाथ ने उसकी दोनों कलाइयों को थामे पीछे तकिए पर गिरा दिया और प्यार से अपना कार्यक्रम चालू रखता गर्दन पर निशान छोड़ता चला गया। और वह चीखती हुई खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही। ऐसे में कंबल उसके जिस्म से फिसलता चला गया। वह अपना काम करता जरा सा पीछे हटा तो बेहद दिलकश नजारा उसे देखने को मिला तो वह अपनी पलकें झपकना भूल गया था। वह उसकी नजरों का बहाव देखती, नम आंखों से उसे देखती, जल्दी से खुद को ढकती, उसकी गर्दन पर मुंह डालते अपने दांतों में उसकी गर्दन को चूमता। राजनाथ ने अपने हंठ खींचे तो उसने लपक कर उसके गर्दन को अपने दांतों में भर लिया था। उसने काफी दर्द सहा था पर वह तो चिपक ही गई थी किसी जोम्बी की तरह। उसका सांस उतरने के दर पर थी। उसे पीछे हटाना चाहा लेकिन वह तो और ज्यादा गुस्से में उसको जगहजग काटती। मजबूरन राजनाथ उसे पीछे हटाने के लिए उसकी धड़कनों को मुट्ठी में भर गया। वह चीख मारती एकदम पीछे हटी। दोनों ही अगले पल एक दूसरे से दूर हुए थे। राजनाथ अपने गले को पकड़े उसे घूरता रहा, जबकि वह कंबल को खुद पर ओढ़े गुस्से में भरी नजरों से घूरा था। वक्त आने दो, गिनगिन के बदले लूंगा तुमसे, ऐसी ऐसी जगह काटूंगा कि तड़पती रह जाऊंगी। वह माथे पर बल डाले धमकी देता बाहर निकल गया।
बहुत हीरो बनता है। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। अपनी बारी में कैसे तिलमिला गया। अपने कारनामों पर खुद को सराहती ड्रेस चेंज करने लगी। फिर से उसके शरारत याद आ गई। बदतमीज मेरे साथ कैसे वह सब कर रहा था। पापा ने शादी क्या करवा दिया। अब मुझ पर अपना हक जताने लगा है। बेशर्म कहीं का। पहले तो ऐसा नहीं था। ना जाने क्यों इतना बदल गया है। स्नेहा बदल तो तुम भी गई हो। दिल ही दिल में उसे चाहने लगी हो। उसका चूमना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। इस बात को स्वीकार कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं। वह खुद से लड़ रही थी, लेकिन इतना ही उलझती जा रही थी। आनंद साहब को होश आ गया था। अपने सामने बेटी की जगह सबसे पहले पत्नी को देखते वह एकदम खाली खाली नजरों से उसे देखने लगे। अगले ही पल आंखें मूंद ली। वह उनसे नहीं मिलना चाहते थे। अंकल आप ठीक है? राजनाथ की आवाज उनके कानों से टकराई तो उन्होंने आंखें खोली। स्नेहा कहाँ है? बड़ी मुश्किल से बोले। उन्हें अपनी बेटी चाहिए थी और फिर बेटी से मिलकर वह तो जी उठे। स्नेहा अपने पापा को ठीक देखकर भगवान का धन्यवाद करती नहीं थक रही थी। करीबन 10 दिन के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। राजनाथ उन्हें घर ले आया था, जबकि कल्पना आंटी को भी साथ लाना नहीं भूला था। दोनों बाप अब उससे बायकाट करके बैठे हुए थे, लेकिन वह फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। वह अब काफी हद तक ठीक हो गए थे। सनी तो 24 घंटे उनके पास ही रहती थी, यहाँ तक कि वह कुछ देर को भी आनंद साहब को अकेला नहीं छोड़ती थी। कहीं कल्पना उनके पास ना बैठ जाए, उनसे बात ना कर सके। मजबूरन एक दिन राजनाथ को उसे घर से दूर ले जाना पड़ा और यह सब उसने प्लानिंग से तय की थी। कल्पना को फोन कर दिया। वह आज रात आनंद अंकल के पास रुकेगी। कबाब में हड्डी को वह ले गया। कल्पना देवी के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ। उनकी आंखों में आंसू भर आए। राजनाथ उनका कितना साथ दे रहा था, यह तो उसका एहसान था। वह दिल बड़ा करती आनंद साहब के कमरे में दाखिल हुई। वह अपनी शर्ट चेंज कर रहे थे। उनके बटन अभी बंद कर रहे थे। दोनों की निगाहें एक पल को एक दूसरे से मिली थी तो थम सी गई। 2 पल रुके सपनों का कारवां फिर से चल दिए। हम कहाँ तुम कहाँ। आनंद साहब तो आगे नहीं बढ़े, लेकिन कल्पना को आगे बढ़ना था। 2 पल की थी यह दिलों की दास्तां और फिर चल दिए हम कहाँ तुम कहाँ। उनके पास आई, उनका चेहरा अपने हाथों में थाम गई। नजर भटक कर उनके बालों पर जा ठहरी, जिनकी ग्रोथ अब फिर से हो रही थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था यह वही आदमी है जिसे अपने बालों से बहुत प्यार था। आज वह किस हाल में है और उनके सामने थे। कभी अपने चेहरे पर दाग तक ना आने दिया। आज ऐसे खड़ा था जैसे सारा गुरूर कहीं मिट्टी में खो गया हो। उनके माथे के साथ माथा जोड़ गई और रोती चली गई। कितना डर था उनके रोग में, कितनी मौत मरी थी। फिर से जी उठी थी वह पल जब ऑपरेशन थिएटर में थे। वह पल उनके जिंदगी के परेशानी के पलों में से थे। वह उनके चेहरे पर हंठ रखकर बिलक उठी थी। क्या कुछ ना याद आया जब वह एक रोबदार जिद्दी इंसान थे और फिर एक जिद और घमंड में सब कुछ बर्बाद कर दिया गया था। मुझे माफ कर दो आनंद, मुझे माफ कर दो। वह माफी मांगने लगी। आनंद ने गहरी सांस भरते उन्हें देखा। गलती मेरी भी है कल्पना, माफी मत मांगिए। वह उनके हाथ पीछे करते गंभीरता से बोले, लेकिन शब्द उतना ही धीमा था। आनंद वह बरसों बाद उनके होठों से अपने लिए नाम सुन रहे थे। वह दिन बहुत याद आए। उन्होंने अपनी पत्नी को पैगाम भी भिजवाए थे, फोन भी किया था, नंबर चेंज हो गया था। उन पलों में वह बहुत तड़पे थे। उन्हें अपनी पत्नी की जरूरत थी, बेटी की जरूरत थी। हाँ, वह खुद उनको इतना प्यार नहीं दे पाए थे, पर बीमारी ही भगवान ने ऐसी दी कि उन्हें अपने याद आ गए। बेटी भी उनके पास पहुंच गई। भगवान ने उनका दिल उनके लिए नरम कर दिया और पत्नी उस वक्त पहुंची जब उन्हें उसकी प्यास खत्म हो गई थी। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? अब स्नेहा हमारी बेटी, क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? वह कितनी उम्मीद से पूछ रही थी, लेकिन आनंद इन सब बातों से दूर आ चुके थे। अब उनके अंदर कोई एहसास नहीं बचा था जो अपनी पत्नी पर लुटाते। बेटी को वक्त रहते राजनाथ को सौंप चुके थे। वह अपनी बाकी जिंदगी अकेले ही बिताने वाले थे। अब वक्त बीत गया है।
अब वापस आप पीछे मुड़ जाओ, अब नामुमकिन है। लौट जाओ जहां से आई थी। वह उनका हाथ एक बार फिर से पीछे कर गए। कल्पना को यकीन नहीं आया कि वह उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। उन्हें एक मौका तो दे ही सकते हैं। उससे पूछ तो सकते थे कि वह पलट कर क्यों नहीं आई, और अब भी तो राजनाथ उन्हें लेकर आया था। सारा इंतजाम उसने खुद किया था, और ना करता तो वह तो कभी ना आ पाती। उसी कैद में कैद रहती जहां वह पिछले 15 सालों से रह रही थी, और आज जब उन्हें अपने पति और बेटी के पास आने का, उनके साथ जीने का मौका मिला तो वह भी मिट्टी का घर साबित हुआ था। उनका अपना पति उन्हें वापस ले जाने को कह रहा था। अब तो खुद पर बीती कोई भी तकलीफ बताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सुनने वाला उनसे बहुत दूर जा चुका था। वह आंखें जोर से बंद करती खोली और मुंह फेर गई और खुद पर हंस पड़ी। उन्हें लगा जो 15 साल की कैद के बाद भगवान ने उनको इनाम के तौर पर उन्हें वापस लौटाया है। लेकिन यह उनकी भूल थी। परीक्षाएं अभी और भी थी। आज रात मुझे यहीं रहने दीजिए, कल सुबह होते ही चली जाऊंगी। वह दुखते दिल से कहती रोती थी और चुप से वहां से बाहर निकल आई। अपने कमरे में आते हुए फूट फूट कर रोती। अपना सारा सामान पैक करने लगी। सांस एकदम से फूलने लगा था तो जल्दी बैग से सांस लेने वाला पाइप निकालती। उस 15 सालों ने उन्हें बहुत ज्यादा दर्द दिया था, जिसको भरने वाला शायद कोई था ही नहीं। स्नेहा के जैसे आंखें खुली उसने खुद को अलग और अनजान जगह पर पाया तो जल्दी उठकर बाहर आ गई। उसे याद आया आज लास्ट टाइम वह राजनाथ के साथ थी, जब उसने पास आते ही न जाने क्या किया था। वह एकदम बेहोश हुई थी। अभी वह यही सोच रही थी कि अपने पीछे कदमों की आवाज सुनती वह मुड़ी। मुझे पहले पता था यह सब आपका किया धरा है, कहाँ लेकर आए हो मुझे? वह गुस्से से चिल्ला रही थी। क्यों, अच्छा नहीं लगा यह घर? वह किचन में से बर्तन निकालता उन्हें वॉश करके उसमें खाना निकालने लगा। उसकी इतनी मजेदार खुशबू सूंघते स्नेहा के पेट में चूहे नाचने लगे थे, लेकिन चेहरे से कुछ भी मालूम न होने दिया। बिल्कुल नहीं आई। नो, यह आपका घर होगा, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। मैं जरा भी इम्प्रेस नहीं हुई। भले यह घर मेरे पापा के घर से बड़ा है, पर जो सुकून व तसल्ली मुझे उस छोटे से घर में मिलता है, वह यहाँ नहीं मिल रहा तो अच्छा होगा। मुझे वापस मेरे पापा के घर छोड़कर आ जाओ। वह कहते प्लेट में खाना निकालने लगा। यह घर तुम्हारे पापा का ही है। उसके शब्द पर स्नेहा के कदम रुके थे, तो वह घर स्नेहा को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया हो। तुम्हारे पति का वह उसके पास आते खाने की प्लेट उसे थमा गया और दूसरा खुद के लिए निकालकर सोफे पर बैठ गया। वैसे खुशी हुई यह सुनकर कि तुम्हें पति के घर में ज्यादा आराम मिलता है। वह एक चम्मच मुंह में डालता उससे बोला, पापा वहां है, इसलिए कहा। वह प्लेट लिए वहीं उसके सामने बैठ गई। खाना मजे की है, खाओ। वह उसका ध्यान प्लेट के तरफ करता टीवी ऑन कर गया। हम घर कब जाएंगे? उसे बेचैनी हो रही थी। खाने के तुरंत बाद वह उसे फिर से वापस जाने का कह रही थी। उसे थोड़ा छोटा जवाब दिया, जबकि बार बार टीवी का चैनल चेंज कर रहा था। क्या कह रहे हो? वहां पापा कल से अकेले हैं। घर पर उन्हें हमारी जरूरत पड़ सकती है। उसके सर पर आते एक शब्दों में बोली, उन्हें इस वक्त एक पत्नी की जरूरत है जो उनके पास है। इसलिए चुपचाप मुंह बंद करके किसी भी एक कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि तुम्हें बुरा बनता नहीं देख सकता। क्या बोला, मैं बुरी हूँ? क्या हो गया है आपको? वह तो यह सुनते ही आपे से बाहर हुई। जो दो पति पत्नी के बीच दीवार बनता है, वह कबाब में हड्डी होता है, और तुम अंकल आंटी की जान को एक दूसरे से दूर कर रही हो। इसलिए मैं तुम्हें उनसे दूर यहाँ लेकर आया हूँ। उसका तसल्ली भरा अंदाज देखते हुए गुस्सा हुई। मतलब आपने प्लानिंग करके मुझे, आपको क्या लगता है आप मुझे यहाँ रोक लेंगे? मैं अभी इसी वक्त वापस जाऊंगी। अगर तुम 2 मिनट में अंदर कमरे में ना गई तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिलवाऊंगा, और मुझ पर विश्वास करो, अपनी पत्नी से मिलने को पति सच में बहुत बेचैन है। उसे सर से पैर तक गहरी निगाहों से देखते हुए उसे डरा गया था। खबरदार, जो कोई फालतू हरकत करने की कोशिश की तो मैं पापा को शिकायत लगा दूंगी। अब की वह उंगली उठाते वार्निंग कर रही थी कि वह एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में भर गया।
स्नेहा का दिल धक से रह गया। चलो इसमें कुछ शिकायतों की लिस्ट कुछ और ज्यादा बढ़ा लेता हूँ। उसे एक आंख दबाता कमरे में लाता बिस्तर पर पटक चुका था। राजनाथ, मैंने अभी तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं किया। वह उसे सटलेस होता देखकर घबराकर बोली, शादी क्या है तुम्हारी नजर में? वह उसके करीब होता उसे कांपता हुआ देखा तो बिस्तर पर गिरा दिया। गहरी सांस भरते वह जिद्दी आदमी को देख रही थी जो उससे बड़ा जिद्दी साबित हुआ था। राजनाथ, अब की बार उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं सच में पापा को बताऊंगी। आपने मेरे साथ जो किया वह रू शक्ल बनाते बोली थी। जब उसकी गर्दन में झुका, प्लीज काटना नहीं। वह जल्दी से चीख उठी थी। राजराते उसके दोनों हाथों को अपनी पकड़ में ले लिया और धीमा मुस्कुरा दिया। इतना डरती हो? वह उसके माथे पर प्यार से अपना होंठ रखता बोला, बहुत जोर से काटते हो कातिल इंसान। स्नेहा का शब्द बदला था जैसे वह भी उन पलों के लिए तैयार हो गई हो। अगर काटूं ना और सिर प्यार करूं तो क्या करने दोगी? वह धीरे से उसके कान में बोला था। उसके कान में पहने झुमकों को चूम गया था। स्नेहा के पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया था। सांस बेकाबू होकर दौड़ रही थी। दोनों की धड़कनें एक ही पल में धड़कने लगी थी। यह धड़कनें क्या कह रही है? जरा सुनो तो। वह जरा सा झुकता अपना कान उसके छाती पर रख दिया जो और ज्यादा धड़कने लगा था। राजनाथ, प्लीज, वह थोड़ी सी अनाकानी की सुनने दो। वह उसके धड़कनों पर अपना मुंह रख के मद्दोश हुआ था। धीरे धीरे अपने होठों की गर्मी से उसके पूरे सीने को चूम गया था। उसके ब्यूटी बोन को मुंह में लेकर पागल हुआ था। वह एकदम से बिखर कर रह गई थी। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि राजनाथ को अपने ऊपर से हटाए या उसको खुद अपने ऊपर गिरा ले। वह अजीब सी हालत में बिखरती जा रही थी। स्नेहा, मुझे तुम्हारी धड़कनों में शामिल होना है, तुम्हारी आत्मा में समाना है। स्नेहा, आज अभी इसी वक्त, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी आनाकानी के। वह अपनी गहरी होती सांसों के बीच बोलता उसके होठों पर जोर से झुका था और कितने देर तक उसके होठों को अपने होठों में लेकर पीता रहा। अब स्नेहा कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। उसके पेट में अब तितलियां सी नाचने लगी थी। धीरे धीरे रात बीती जा रही थी। वह दो जिस्म एक जान कब हो चुके थे। मोबाइल पर आई कॉल से राजनाथ की आंखें खुली। स्नेहा उसके सीने पर सर रखकर उसकी शर्ट पहने गरी नींद में सो रही थी। कल्पना आंटी की कॉल थी। उनकी बात सुनता वह जल्दी उठा था। स्नेहा, स्नेहा उठो। उसे उठा रहा था जो नींद से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार उसके सीने में चिपक रही थी। जबरदस्ती उसे अपने बाहों में उठाए हुए बाथरूम में लाता पानी के नीचे खड़ा कर गया। एकदम पानी की बौछार पड़ती। उसने घबराकर आंखें खोली। राजनाथ के सीने से लिपट गई। बस कर दो जान, अब इतना बहकाओगी तो बहक जाऊंगा। हमें अभी निकलना होगा जल्दी, वरना बहुत देर हो जाएगी और एक बार फिर तुम अपनी मम्मी को खो दोगी। उसकी बात सुनते स्नेहा ने परेशान होकर उसे देखा। जल्दी से रास्ते में उसे सब समझाता। स्नेहा को लिए जैसे घर पहुंचा कल्पना निकल चुकी थी कि अंकल जी, यह क्या किया आपने? आप जानते हैं वह उन 15 सालों में कहाँ थी? एक बार पूछ तो लेते यार। उनके सौतेले भाइयों ने उन्हें कैद कर लिया था जायदाद के लिए। वह उनसे सारी जायदाद हथियाना चाहते थे। जब उन्होंने मना किया तो उन्हें कैद में डाल दिया गया। 15 सालों की कैद से अब रिहाई कैसे दिलवाया था, यह मैं ही जानता हूँ। आपने बहुत बुरा किया। आनंदनाथ को आईना दिखाता कल्पना को फोन कर रहा था, लेकिन जवाब न मिलने पर वह बहुत परेशान हुआ। तभी प्रशांत की कॉल आने लगी थी। उसका दोस्त था जिसने कल्पना को रिहा करवाने में उसकी बहुत मदद की थी। लंदन लेकर आया था। रिपोर्ट पर प्रशांत की बात सुनता आनंद को देखने लगा। वह उसी दलदल में वापस जा रही है। अंकल खुश हो जाइए, राजनाथ दुखी दिल से बोल उठे, जबकि स्नेहा की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। रास्ते में उसकी माँ की सारी सच्चाई उन्हें बता चुका था। उसकी सारी शिकायतें दूर हो गई थी, लेकिन उसे अपनी मम्मी से माफी मांगने का मौका न मिला। पर अभी भी देर नहीं हुई थी। वह जल्दी गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट के लिए निकलते वहां पहुंचे तो जहाज उड़ान भर चुका था। वह तीनों वहीं खड़े रह गए।
वह उन्हें सजा दे गई थी हमेशा के लिए। आनंद की आंखें भीग गई थी। थके कदमों से आनंदनाथ पलटे तो वह सामने ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। आनंद ने उन्हें बाजू से खींचकर अपने सीने से लगा लिए। राजनाथ ने पास खड़े प्रशांत को देखते धन्यवाद किया। स्नेहा भी रोते ही हंसती राजनाथ के कंधे पर अपना सर टिका गई तो उसने उसे अपने बाहों में ले लिया। कल्पना ने अपने पति के आंसू पोंछे और स्नेहा राजनाथ के तरफ मुड़ती अपनी बाहें उनके लिए खोल दी, जो स्नेहा उनकी बाहों में जा समाई और राजनाथ उनके माथे पर किस कर रहा था। फोन पर वह अपने दादा दादी को यह खबर सुना रहा था कि वे लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं। अंकल आंटी की फैमिली को एक होता देख वह खुश हो रहा था। राजनाथ 12 साल का था। तब राजनाथ योगीनाथ के फैक्ट्री में रात को पार्ट टाइम जॉब करता था और दिन में वह स्कूल जाता था। राजनाथ उसके काम को देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन योगीनाथ ने उनके फैमिली के बारे में पूछा तो उन्हें पकड़कर रो दिया। बोला कि मैं अनाथ हूँ, मेरे मम्मी पापा बचपन में ही मर चुके हैं। मेरे चाचा चाची ने मुझे बचपन में ही किसी होटल वाले को बेच दिया था। वह उस होटल में दिन रात काम करता था, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उस होटल में कोई औरत खाना खाने के लिए आई। राजनाथ ने उस औरत की बहुत खातिरदारी की थी। उस औरत को राजनाथ बहुत पसंद आया था। उसने राजनाथ से पूछ लिया, तुम इतने छोटे हो, तुम इस होटल में काम क्यों कर रहे हो? राजनाथ ने उस औरत को अपनी पूरी दास्तां सुनाई। वह औरत कोई और नहीं इंदिरा देवी थी, योगीनाथ की पत्नी इंदिरा देवी। उस बच्चे को वहां से बचाकर ले आई और राजनाथ का एडमिशन करवा दिया। अब राजनाथ स्कूल जाता, रात को जाकर उनके फैक्ट्री में अपने पेट के लिए काम करता। यह देख योगीनाथ उस पर बहुत खुश हुए थे और उसे गोद ले लिया था और उसे अपने घर में रख लिया। योगीनाथ का वह सबसे चहेता बच्चा था। योगीनाथ और इंदिरा देवी के लिए अपनी जान भी दे सकता था। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की जब राजनाथ घर पर रहने लगा था। उस वक्त राजनाथ 15 साल का हो चुका था और स्नेहा 8 साल की थी। स्नेहा और उसके कजन की वह बहुत ध्यान रखता था। सभी राजनाथ से बहुत प्यार करते थे। वे लोग किसी काम को कह देते तो राजनाथ किए बगैर पीछे नहीं हटता था। योगीनाथ के कहने पर ही स्नेहा से शादी करने के लिए तैयार हुआ था। योगीनाथ ने राजनाथ को अपना घर का दामाद बनाने के लिए सबकी राय ली थी और सभी इस बात से सहमत थे सिवाय स्नेहा के। और आज स्नेहा भी राजनाथ को बेहद चाहने लगी थी क्योंकि राजनाथ एक बहुत अच्छा इंसान साबित हुआ था जिसने पूरे फैमिली को एक धागे में जोड़कर रखा था। कैसी लगी राजनाथ और स्नेहा की प्रेम कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।